तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। और प्यार बच्चों, देखिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। आप होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, दोनों इस क्लास को ले सकते हैं। और जितना भी कंटेंट मैंने आपको अपने चैनल पर कराया है, उसी में से मैंने ये आप सिलेबस देख सकते हो यूपी पुलिस का, ये सिलेबस है। इसके अंदर मैंने जितने भी क्वेश्चन रखे हैं इस सिलेबस से रखे हैं, स्वयं मैंने बनाया है। एक एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आपको देखने के लिए मिलेगा। और देखिए मैंने, चूंकि ये पहली क्लास है तो इसके अंदर मैंने बेसिक क्वेश्चन रखे हैं। जैसे ये कृषि का एक बेसिक क्वेश्चन रखा है। तो ऐसे जैसे जैसे क्लासें आगे बढ़ती चले जाएंगी, सेट आगे बढ़ते चले जाएंगे आपके, तो आपको सारी चीज़ें कंप्लीट भी होती चली जाएंगी। क्योंकि ये क्लास मैंने रात लाइव ली थी और उस क्लास के अंदर बहुत सारी कमियां भी थी, और दूसरा नेटवर्क इशू काफ़ी आ रहा था जिससे वो अच्छे से रिकॉर्ड भी नहीं हो पाई थी। तो कोई बात नहीं, अब मैं इसको दोबारा से ले रहा हूँ। आप रात नहीं देख पाए तो अब देख लीजिए, और रात यदि आपने देखी है तो आप एक बार फिर से इसको दोबारा से देख सकते हैं। इसके अंदर चीज़ें बढ़ेंगी ना कि घटेंगी। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व की पहली सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी थी। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या फेसबुक थी, लिंक्डइन थी, 6 डिग्री थी या यूट्यूब थी। आंसर हो जाएगा 6 डिग्री। इसको बनाया गया था 1997 ईस्वी में। ये एक वेबसाइट के रूप में बनाई गई थी, सोशल साइट। यदि फेसबुक पूछता है तो ये 2004 में बनाई गई थी। ये भी पूछता है कि किसने इसको बनाया था, तो मार्क, सभी जानते हैं, मार्क जुकरबर्ग जो हैं, इनके द्वारा इसको बनाया गया था। लिंक्डइन की बात की जाए तो पहली पहली बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस यानी कि नौकरी तलाशने के लिए, आप इसको नोट कर लेना, नौकरी नौकरी तलाशने के लिए कौन सी साइट है, तो फिर लिंक्डइन है लिए। ये याद रखोगे। इसको कब बनाया गया था, तो इसको बनाया गया था 2002 में। यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब को बनाया गया था 2005 में। ये क्वेश्चन आपने याद रखने हैं यहाँ से। बेसिक डिटेल की बात करूं तो बेसिक डिटेल आपने याद रखनी है। इंटरनेट 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 का जनक आपसे पूछे जाएंगे, कौन आ जाएंगे, तो ये आ जाएंगे विंट सर। कौन आ जाएंगे, विंट सर। ये मार्क करोगे। दूसरा पॉइंट आप याद करोगे, विश्व का पहला पहला कंप्यूटर कंप्यूटर नेटवर्क आपसे पूछा जाएगा, कौन सा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अर्पानेट। अर्पानेट, ये आपने मार्क करना है, अर्पानेट, NET, अर्पानेट आप मार्क करोगे। ठीक है, तो ये आपने मार्क करना है, कौन सा हो जाएगा, तो अर्पानेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसको, ये हो जाएगा अर्पानेट, ये याद रखोगे। उसके साथ साथ पूछा जाता है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत, तो तीसरा पॉइंट याद रखोगे कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत, भारत में इंटरनेट इंटरनेट की शुरुआत शुरुआत पूछता है कब हुई, तो 15 अगस्त 1995 ईस्वी को हुई। ये भी आपने याद रखना है। ऐसे पूछा जाते हैं क्वेश्चन आपके। नॉर्मल बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा यहाँ पर, भूमि सुधार और ब्रिटिश कालीन राजस्व प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन मैंने इसलिए रखे हैं कि होमगार्ड से तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जो आपका कांस्टेबल वाले बच्चे हैं उनसे पूछा जाएगा। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि आपको एक क्वेश्चन के साथ यहाँ पर 3 क्वेश्चन यानी कि 4 क्वेश्चन और मिल जाएंगे। तो जैसे कि मान लो 30 क्वेश्चन मैंने इसके अंदर रखे हैं, तो 30 क्वेश्चन ना समझकर कम से कम आपको, यदि सारे क्वेश्चन मैं मिला दूं, जैसे ये सभी क्वेश्चनों को भी मिला दूं, तो 100 प्लस क्वेश्चन आपके हो भी जाएंगे। तो ये क्लास जो है आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव रहने वाली है।
क्या पूछा जा रहा है, कौन सा कथनों पर विचार करना है। ब्रिटिश शासन के दौरान जमींदारी, रैयतवाड़ी, मालवाड़ी प्रणालियों के कारण कृषकों का भूमि से जुड़ाव जो है कम हो गया था। बिल्कुल सही है, कम हो गया था, यानी कि ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। भारत में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की सबसे पहली जो पहल है वो किसने स्टार्ट की थी, उत्तर प्रदेश ने। क्या सही है, हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का प्रथम भूमि अधिग्रहण कानून 1894 ईस्वी में आया था, बिल्कुल सही है, 1894 में ही पेश किया गया था। कानूनी रूप से सभी बंजर और खाली भूमि का सार्वभौमिक स्वामी जो होता है वो सरकार होती है। मान लीजिए आपके कोई गांव में खाली जमीन पड़ी है, बंजर जमीन पड़ी है, उस पर किसका अधिकार होगा, सरकार का होगा, बिल्कुल सही है। जब मैंने कृषि वाली क्लास ली थी तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाया भी था। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1 2 3 4 सभी सत्य हैं। जमींदारी प्रथा 19% भूमि पर स्टार्ट की गई थी। रैयतवाड़ी प्रथा 51% भूमि पर स्टार्ट की गई थी। और माहलवाड़ी प्रथा जो है ये 30% भूमि पर स्टार्ट की गई थी, ये याद रखोगे। कौन सी भूमि, जो ब्रिटिशों ने कैप्चर कर रखी थी, जितना भी क्षेत्र जो है अंग्रेजों के अधिकार में आता था उसमें से जमींदारी प्रथा 19% पर थी, रैयतवाड़ी 51% पर थी और मालवाड़ी 30% थी। रैयतवाड़ी जो प्रथा है इसको पूछा जाता है कहाँ पर स्टार्ट हुई थी, ये कहाँ, याद रखोगे कहाँ पर हुई थी, तो मद्रास एवं जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र यहाँ पर स्टार्ट हुई थी। किसने की थी ये भी पूछा जाता है, किसने की थी, किसने और कब की थी, किसने और कब, किसने की थी, तो कर्नल रीड आ जाएंगे और थॉमस मुनरो, ये नाम याद रखोगे। कब स्टार्ट की गई थी, तो 1820 ईस्वी में स्टार्ट की गई थी। इतना पॉइंट आपने यहां से याद रखना है। महलवाड़ी व्यवस्था ये उत्तर भारत में, ठीक है, किसने स्टार्ट की थी, तो इसका नाम आता है हॉल्ट मैकेंजी और उसके साथ आ जाएगा विलियम बेंटिंग जो है इनके द्वारा स्टार्ट की गई थी। 1822 में स्टार्ट होती है और 1833 ईस्वी में इसके अंदर सुधार करके विलियम बेंटिंग के द्वारा दोबारा से इसको स्टार्ट की जाती है। ये पॉइंट याद करना। तो यहां पर आप मार्क कर लोगे कि यहां पर जो है ये सुधारों के लिए थी, जो सुधार किया गया था इसके अंदर, सुधार कब किया गया, विलियम बेंटिंग ने किया और 1833 में किया। ये पॉइंट याद रखोगे। बाकी यहां से सारी चीजें मैंने करा दी। दूसरा पूछा जाता है कि सबसे पहली जो पहल स्टार्ट हुई थी उत्तर प्रदेश में हुई थी, कब हुई थी, कब ये पूछा जाता है। तो ये 1952 ईस्वी में होती है। और 1951 में आपने पढ़ा होगा कि जो भूदान आंदोलन है विनोबा भावे जी के द्वारा चलाया गया। और विनोबा भावे जी को जो है 1958 ईस्वी में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इसी क्षेत्र में काम करने के लिए दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया था। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने जो पुरस्कार और सम्मान वाली क्लास कराई है उसमें विनोबा भावे के बारे में बताया भी है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ से याद रखने हैं। नेक्स्ट आ जाएगा मानव अधिकारों की सार्वभौमिकता का क्या अर्थ है। पूछा गया क्वेश्चन है, ये सभी अमीर देशों के लिए है, क्या ये सभी मनुष्यों को समान रूप से प्राप्त होते हैं, ये केवल वयस्क जो अडल्ट होते हैं 18 वर्ष की उम्र वाले बच्चे होते हैं उन्हें मिलते हैं, ये केवल विशिष्ट जातियों को दिए जाते हैं, विशिष्ट कास्ट को दिया जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ये सभी मनुष्यों को, चाहे वो एक बच्चा है, चाहे वो एक अडल्ट है, बुजुर्ग है, अमीर है, गरीब है, किसी भी जाति से बिलोंग करता है। तो मानव अधिकार सभी के लिए होते हैं। मानव अधिकारों के लिए बहुत सारे पॉइंट बनते हैं, जैसे घोषणा कब की गई, तो ये की गई थी 10 दिसंबर 1948 ईस्वी में यूएनओ के द्वारा, ये याद रखना है। उसके साथ साथ दिवस पूछा जाता है, दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो दिवस भी आपने याद रखना है।
दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दिवस मनाया जाता है इसका 10 दिसंबर को। दिसंबर। भारत के अंदर देखिए मानव अधिकार आयोग है, तो उसको बोलते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसका गठन पूछा जाता है, गठन कब किया गया? तो ये किया गया 1993 ईस्वी में। इंटरनेशनल लेवल पर भी एक जो है ह्यूमन राइट कमीशन है, जिसको बोला जाता है यूएन, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के अंडर में काम करता है इसलिए यूएन। तो ये ध्यान कर लेना, जिसके साथ भी यूएन जुड़ा होगा वो यूनाइटेड नेशन के अंदर काम करने वाली संस्था है। यूनाइटेड नेशन HRC ह्यूमन राइट कमीशन, इसका गठन किया गया था 2006 में। ये पॉइंट आप याद रखोगे। क्यों याद रखोगे? क्योंकि आपके सिलेबस में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनकी फॉर्मेशन, उनके हेडक्वार्टर से रिलेट करके क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जाता है। इसका हेडक्वार्टर यदि पूछे कहाँ पर है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। स्विट्जरलैंड, ये याद रखना है। ये पॉइंट आपसे बनते हैं। नॉर्मली बात की जाए तो भारत के अंदर जो मानव अधिकार हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में प्रोवाइड कराए गए हैं, ये याद रखेंगे आप। तो भारत के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, 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 ये क्या है? मानव के जो है मानव अधिकार है, मौलिक अधिकारों के रूप में दिए गए हैं। कितने हैं? तो 6 हैं। तो वर्तमान में कितने हैं? तो आपने मार्क करना है 6 हैं। वर्तमान में ये कितने दिए गए हैं? तो 6 हैं, ये याद रखोगे। दूसरा अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद से हैं? अनुच्छेद, तो ये आ जाएंगे 12 से लेकर 35 तक। वही पूछता है कौन से भाग में है, कितने भाग हैं संविधान के? तो संविधान के 22 भाग हैं, सॉरी, भाग 22 भाग हैं। तो 22 भाग में से कौन से भाग के अंदर हैं? तो ये आ जाएंगे 33, जो आपका तीसरे नंबर का भाग है उसमें आ जाएंगे। तो ये पॉइंट आपने यहां से याद रखने हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षण, ये भी आपसे पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? संरक्षक। मौलिक अधिकारों का संरक्षक, रक्षक कौन है? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है। तो शॉर्ट में लिख लेंगे हम SC और HC। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर जो आ जाएगा 226 के तहत जो है मौलिक अधिकारों के हनन के लिए संरक्षण प्रोवाइड कराता है। ये बात आपने यहाँ से याद रखनी है। उम्मीद करूंगा ये सभी क्वेश्चन आपके अच्छे से क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, चौथा क्वेश्चन आ जाएगा आपका, भारत में पहली जनगणना जो है 1872 में किसके टाइम पीरियड में हुई थी? ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपने आंसर करना है कौन किसके टाइम पीरियड में की गई थी? लॉर्ड मियो के। ये याद रखना, ये 1872 की थी और भारत की पहली थी। भारत की पहली थी, ये याद रखोगे, भारत की पहली थी। लेकिन वही बात की जाए नियमित जो है ये किसने स्टार्ट की थी? तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा स्टार्ट की गई थी। और लॉर्ड रिपन को कहा जाता है भारत का उद्वारक रख। भारत का उद्वारक किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है और इन्हीं को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। स्थानीय स्वशासन का जनक भी किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाना। करंट अफेयर से आपने ये क्वेश्चन याद रखना है। करंट अफेयर से क्या याद रखोगे? करंट अफेयर से याद रखोगे एक तो इसका मैस्कोट जिसको बोला जाता है शुभंकर किस किस का आया है, और दूसरा इसका ब्रांड एम्बेसडर ये याद रखना है। दोनों को क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखिए जो इसके
शुभंकर है, शुभंकर दिए गए हैं प्रगति और विकास, प्रगति और विकास, विकास, विकास। शुभंकर कौन है इसका, तो प्रगति और विकास। इतना पॉइंट आपने याद रखना है, ये आपसे पूछा जाएगा। उसके साथ साथ पूछा जाएगा कि ब्रांड एम्बेसडर इसके कौन है, तो ब्रांड एम्बेसडर भी आपने याद रखने हैं कि ब्रांड एम्बेसडर कौन रहे हैं इसके, तो सुदर्शन पटनायक जी रहे हैं। सुदर्शन, सुदर्शन शन पटनायक, ये पॉइंट आप याद रखोगे। सुदर्शन पटनायक जी जो हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। दोनों क्वेश्चन मैं इसको लॉक करता हूं, मैंने लाइव क्लास में भी लॉक किए थे। यदि आप नए जुड़े हैं और इसी क्लास को देख रहे हैं तो ध्यान कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन की सीरीज मैंने रखा नाम यही है कि लॉक क्वेश्चन। तो 1 2 3 4 क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं आपको उसके अंदर लॉक मिले, यानी कि एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। बस इतने पॉइंट यहाँ से याद रखोगे। बाकी ये दिया गया है कितने चरणों में विभाजित है भारतीय जनगणना। जनगणना 4 चरणों में विभाजित है। पहला चरण याद रखना है, गतिहीन चरण था पहला, ठीक है। 1901 से लेकर 1921 तक स्टार्ट होता है। स्थिर जनसंख्या की अवधि पूछा जाता है, यूपीएसआई ने पूछा भी है। मध्यम अवधि नहीं पूछा जाएगा, इसको कैंसिल कर देना। और उच्च वृद्धि को थोड़ा सा कैजुअली देख लेना, एग्जामिनर का ध्यान जा सकता है 81 से आपका 2011 तक। ये इंपॉर्टेंट है, ये इस बार एसआई के एग्जाम में रिपीट हुआ है। जो एसआई का एग्जाम है उसके अंदर रिपीट हुआ है, और मैं बताता हूं कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, यूपी पुलिस में हमेशा रिपीट होते हैं। 1951 से 81 का था जनसंख्या विस्फोट। तीव्र वृद्धिमान जनसंख्या जो चरण था वो कौन सा था, तीसरा चरण था। ये आपने याद रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। बाकी और कुछ यहाँ से याद नहीं रखना। नेक्स्ट आ जाएगा मेगा शहर। वे शहर होते हैं जिनकी जनगणना खाली स्थान से अधिक होती है, फिर बताना है 10 मिलियन से अधिक होती है। ये आपने मार्क करना है। ये क्वेश्चन जो रखा है मैंने, ये क्वेश्चन रखा है जनसंख्या और नगरीकरण वाला जो चैप्टर है आपका, ये टॉपिक है, तो नगरीकरण के टॉपिक से मैंने इसके अंदर ये रखा है। चलिए, तो यहां से कौन कौन से पॉइंट आप याद रखोगे कि भारत के अंदर, भारत में मेगा शहर, शहर कितने हैं, तो आपने मार्क करना है 53 है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट यहां पर याद रखना है, यूपी में जो है मेगा शहर जो हैं जिनकी आबादी जो है 10 मिलियन से अधिक है, वे कितने हैं, तो 7 शहर हैं। वहीं पूछा जाए सर्वाधिक, सर्वाधिक, सर्वाधिक नगरीकरण, नगरीकृत राज्य, ठीक है, ये आ जाएगा आपका गोवा, गोवा मार्क करोगे। सबसे कम, ये आ जाएगा सबसे कम, कम कौन सा नगरीकृत राज्य, फिर आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। कौन सा मार्क करोगे, हिमाचल प्रदेश आपने मार्क करना है प्यारे बच्चों। और ये जो हैं ये प्रतिशत के मामले में है कि कुल जनसंख्या में प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, गोवा है। वही बात की जाए कि ऑल ओवर भारत के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या, तो जनसंख्या शहरी जो है, संख्या जनसंख्या जो है वो शहरी है, किस राज्य की है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा जनसंख्या शहरी या शहरी है, ठीक है ना। इसको याद कर लेंगे, सबसे ज्यादा, ज्यादा किस राज्य की है ये आपने मार्क करना है। और उसके बाद आ जाएगा ग्रामीण, ग्रामीण जनसंख्या जो है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा किस राज्य की है ये भी आपने मार्क करना है। तो यहाँ आ जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और यहाँ आ जाएगा आपका प्यारा उत्तर प्रदेश, जिसके अंदर ग्रामीण लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। तो ये पॉइंट आपने यहाँ से याद रखना है। आगे यहाँ से कि नगरीय क्षेत्र के लिए बनने के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं मैं पढ़ा भी चुका हूँ, जिन बच्चों ने क्लास देखी है। तो ये आ जाएगी कम से कम वहाँ की जनसंख्या जो है ये 5000 होनी चाहिए।
पुरुषों की जनसंख्या न्यूनतम प्रतिशत जो है 75% गैर कृषि यानी कि कृषि कार्यों में ना लगा हो, ऐसा कंडीशन बताई गई है। और जनसंख्या घनत्व जो है 1 वर्ग किलोमीटर जो होता है उसके अंदर 400 लोग जो व्यक्ति हैं कम से कम रहते हों, ऐसा इसके अंदर कंडीशन बताई गई है कि नगरीकरण जो क्षेत्र है उसको घोषित करने के लिए। उम्मीद करूंगा कि अच्छे से आपके समझ में भी आया होगा। तो इसी तरह से मेरी सारी क्लासें होंगी। लाइव क्लासों में बच्चों से बात करते समय जो होता है समय ज़्यादा खराब होता है, लेकिन बच्चों से कनेक्ट भी रहना जरूरी है। तो कोशिश यही रहेगी कि कुछ क्लास लाइव दे दूं, कुछ क्लास रिकॉर्डेड दे दूं, तो जिससे आपके साथ में कनेक्ट रहूं। तो उम्मीद करूंगा कि क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट होता है, स्वयं का बनाया है, 4-5 घंटे लगाए हैं क्वेश्चन लिखने में, और 30-35 क्वेश्चन जो हैं वो मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही उठाए हैं। ऐसा प्रैक्टिस सेट आपको यूट्यूब पे तो देखने के लिए मिलेगा नहीं। पता नहीं किस तरीके से बना रहे हैं और क्या चीज़ें पढ़ा रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन कंटेंट ज़्यादातर ऐसा ही एग्जामों के अंदर पूछा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर कहोगे सर एक बार फिर कथन वाला क्वेश्चन आ गया। कथन वाला है लेकिन आपके चीजें बहुत सारी कंप्लीट होंगी यहाँ से। तो कथन वाला मत समझिए, आप इसको ये समझिए कि इसके अंदर 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं, उसके साथ साथ 4-5 क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा आपको बोर्ड पर करा रहा हूँ। तो वो चीज आपने देखनी है। तो चयन करना है सही कोट का। यहाँ पर आपने सही बताना है कि सही कौन सा है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। मई 1974 ईस्वी में पोखरण में किए गए भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड नेम जो था स्माइलिंग बुद्धा था, बिल्कुल सही है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि जो है CTBT को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1996 के अंदर अपनाया गया। तो क्या सही है? बिल्कुल सही। तीनों क्वेश्चन जो हैं सही हैं, और तीनों जिस भी ऑप्शन में है, यानी कि डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से यदि क्वेश्चन आता है तो ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखिए 7वीं अनुसूची बहुत बार पढ़ा चुका हूं, इसके अंदर है शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा याद रखोगे। शक्तियों का बंटवारा कौन सी अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। उसके साथ साथ इसके अंदर 3 सूची दी गई है। एक तो दी गई है केंद्र सूची, याद रखना। एक दी गई है राज्य सूची, और एक दी गई है समवर्ती सूची। ये याद रखोगे। ये सभी क्या है? ये सूची है। केंद्र के अंदर जो दिए गए हैं 100 विषय दिए गए हैं, राज्य के अंदर दिए गए हैं 61 विषय, और समवर्ती सूची के अंदर जो दिए गए हैं ये दिए गए हैं 52 विषय। एक होती है आपकी अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां, शक्तियां ये भी आपसे पूछा जाता है कि अवशिष्ट शक्तियां जो हैं ये किसके अंडर में आती है। ऐसे विषय जो ना तो केंद्र सूची, ऐसे विषय जो ना राज्य सूची, ऐसे विषय जो ना समवर्ती सूची में हो, फिर वो किसके अंडर आएंगे? तो फिर वे आ जाएंगे, उन पर कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। नॉर्मली आप इसको केंद्र भी कह सकते हो, केंद्र सरकार के द्वारा, क्योंकि संसद जो है केंद्र सरकार के अंडर में ही लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों से मिलकर बनेगी। तो इसलिए आपने ये पॉइंट भी आप यहाँ से याद रखना है। पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा था नॉर्मली। दूसरा यदि आपसे पूछा जाता है सेकंड नंबर का कब था, तो 1998 ईस्वी में था, जिसका कोड नेम जो था, कोड नाम इसका था शक्ति। ये याद रखोगे। क्या नाम दिया गया था इसको? शक्ति दिया गया था। स्माइलिंग बुद्धा इंदिरा गांधी के समय में था 1974 ईस्वी में। ये था आपका 10 मई 1974 ईस्वी में, ठीक है। वही व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, ये याद रखना अच्छे से इस चीज को, अभी आगे क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा। CTBT इसका क्या क्या काम है कि ये जो काम करती है, परमाणु जो परीक्षण होते हैं उन पर प्रतिबंध लगाती है। और ईरान के अंदर आपने देखा होगा कि कहा जा रहा है कि ईरान परमाणु परीक्षण कर रहा था, तो उसके लिए चेक करने कौन सी संस्था जाएगी? तो ये जाएगी व्यापक परमाणु परीक्षण संधि, CTBT जाएगी। और यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं ये वाले 2 क्वेश्चन हैं, ऐसे के ऐसे ही पूछे गए हैं, ध्यान से समझ लेना। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, जिसका जो CTBT है कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है।
क्वेश्चन इसके उद्देश्यों से बना है, उद्देश्य क्या है और ट्रेंड है आजकल। देखिए मैंने लाइव क्लास में भी बताया था कि आजकल ट्रेंड है, जो उद्देश्य है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य, किसी भी स्कीम का उद्देश्य एग्जाम के अंदर पूछा जा रहा है, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है, नागरिकों और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोट पर प्रतिबंध लगाने के लिए कौन सी संस्था काम करेगी, फिर आपने मार्क करना है CTBT। दूसरा पूछा गया है यहाँ पर रासायनिक हथियार जो होते हैं, केमिकल वेपन होते हैं, जैसे कोविड के समय जो कोविड आया था सब कह रहे थे कि चाइना ने केमिकल वेपन जो है वो यूज किया है। उत्पादन, भंडारण, उपयोग को समाप्त करने के लिए कौन सा समझौता है, ये है जैविक हथियारों पर समझौता 1975। दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसके लिए जो रासायनिक हथियार सम्मेलन होता है 1977 ईस्वी में ये सम्मेलन होता है और उसी में इसको लागू भी कर दिया जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ से याद रखोगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। नॉर्मली आप पूरी यूट्यूब पर छान मारना, इस टाइप के क्वेश्चन किसी भी प्रैक्टिस सेट में आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाले। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से बताइए कौन सा कथन सत्य है यूएनओ के पर्पज से, सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके पर्पज से। इसके अंदर कुल 15 सदस्य होते हैं, हाँ भाई बिल्कुल 15 सदस्य होते हैं, ये पॉइंट सही है। इसमें 5 सदस्य स्थायी होते हैं, हाँ बिल्कुल स्थायी होते हैं। 10 अस्थायी होते हैं, हाँ बिल्कुल अस्थायी होते हैं। तो पहली लाइन तो आपकी सही हो गई। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल, जो ये 10 हैं इनका कार्यकाल जो होता है वो कितना, 5 वर्ष का होता है, नहीं ये होता है 2 वर्ष का, ये गलत हो जाएगा। भारत अब तक 10 बार इसका अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है, नहीं 8 बार इसका सदस्य चुना जा चुका है। सुरक्षा परिषद को विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है, नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है विश्व का पुलिसमैन, विश्व का पुलिसमैन, ये याद रखना है, पुलिसमैन। और यदि आपसे पूछा जाता है कि विश्व की पुलिस किसको कहा जाता है, फिर इंटरपोल याद करोगे, इंटरपोल इसको कहा जाता है विश्व की पुलिस। अब यहां पर मैन नहीं जुड़ेगा, पुलिस, ये याद रखोगे। तो ये पॉइंट कुछ आपके पूछे जाते हैं। वही बात की जाए, आपको हमेशा जो है स्थायी सदस्य जो हैं ये याद होने चाहिए। कौन कौन से हैं स्थायी सदस्य, तो स्थायी सदस्यों में आ जाएगा USA आ जाएगा, फिर आ जाएगा दूसरे नंबर पर UK यानी कि ब्रिटेन, उसके बाद आ जाएगा फ्रांस, और उसके बाद आ जाएगा आपका चाइना, और उसके बाद आ जाएगा रसिया। तो ये 5 देश जो हैं परमानेंट देश हैं और इनके पास ही होती है वीटो पावर। याद रखना है आपने कि वीटो पावर किन किन देशों के पास है, जो स्थायी सदस्य हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। इनका काम है पूरे देश के अंदर शांति व्यवस्था बनाना। लेकिन कुल मिलाकर बात की जाए तो एक डम्मी संस्था है। अभी आप ईरान के ऊपर देख रहे हो, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, ये देख रहे हो। तो कुल मिलाकर ये साइलेंट रहती है, किसी के पर्पज में नहीं बोलती। वीटो पावर कैसी होती है, वीटो पावर होती है कोई भी नियम या कानून बनाया जाएगा, एक ने मना कर दिया तो सभी मतलब वो खारिज हो जाएगा। तो जो भारत है, भारत स्थायी सदस्यों में काफी बार इसका नॉमिनेशन हो चुका है। 4 सदस्य कह देते हैं, एक मना कर देता है, और वो चाइना सबसे ज्यादा मना करता है कि स्थायी सदस्यों में 5 ही ठीक हैं, इंडिया को इसमें नहीं रखा जाना चाहिए। ये है, बाकी सब चीजें मैं आपको करा चुका हूं। 8वां क्वेश्चन आता है, भारत में राष्ट्रीय पुलिस आयोग, इसका गठन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन कब किया गया है। आधे घंटे की क्लास हो चुकी है और मैं 8वें क्वेश्चन तक ही पहुंचा हूं। या तो मेरी स्पीड स्लो है या ऐसा है कि मैं कंटेंट आपको ज़्यादा करा रहा हूँ, दोनों चीज़ हो सकती हैं। पता नहीं, मैं टाइम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा था कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में किस तरह से कैलकुलेट होगा। तो यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि दोनों में सेम ही टाइम है, तो कोई बात नहीं, चलिए। तो राष्ट्रीय पुलिस आयोग पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग जो है इसको बनाया गया था 1977 ईस्वी में, जो
धर्मवीर आयोग है, ये याद रखना, धर्मवीर आयोग। ये जो धर्मवीर आयोग है, इसकी सिफारिश पर ही भारत के अंदर राष्ट्रीय पुलिस आयोग बनाया गया था। ये पॉइंट आपने याद रखना है। और धर्मवीर आयोग को पुलिस आयोग की संज्ञा भी दी गई है। 1977 में यह आयोग आता है। वहीं आपसे पूछा जाता है वित्त आयोग। इसका गठन कब किया गया? वहीं आ जाएगा विधि आयोग। इसका गठन पूछा जाएगा। गठन केंद्रीय सतर्कता आयोग। ये कब आया है? ये पॉइंट आप याद रखोगे। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इनके गठन पूछे जाते हैं आपसे। वित्त आयोग का गठन किया गया था 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में किया गया था। अभी कौन सा है वित्त आयोग? तो 16वां वित्त आयोग है। इसके अध्यक्ष आपसे पूछेगा, अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया जी हैं। अरविंद पनगड़िया जी हैं। विधि आयोग की बात करें तो ये 23वां विधि आयोग है। ठीक है, ये कौन से नंबर का है? 23वां है, जो 2027 में खत्म होने वाला है। इसकी बात करें, इसका डेट भी पूछी जाएगी। जो ये 16वां है, ये कब से कब तक है? तो 16वें के लिए आपने याद रखना है, 16वां जो है ये 2026 से लेकर 2031 तक जाने वाला है। ये टाइम पीरियड आप याद रखोगे। वही केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है, इसका गठन किया गया था 1954 ईस्वी में। 64 ईस्वी में किया गया था। विधि आयोग का जो गठन किया गया है, 1955 ईस्वी में, और ये 23वां है। ये याद रखोगे। चौथा मैंने बताया था आपको लाइव क्लास के अंदर ही, केंद्रीय सूचना आयोग। इसका गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया 2005 के अंदर। तो ये पॉइंट आपने यहां से याद रखने हैं। इन आयोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वही पूछा जाए पुलिस अधिनियम नियम, ये कब आता है? तो ये आता है 1861 में। पुलिस अधिनियम जो भारत के अंदर लागू है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसी पुलिस अधिनियम के तहत अपनी पुलिस का गठन किया गया है। तो यूपी पुलिस का गठन, यूपीपी का गठन जो है, ये कब किया गया? तो 1863 ईस्वी में। इस अधिनियम के अंदर 47 धाराएं हैं। 47 धाराएं हैं। और इसी के अंदर जो धारा 1 है, इसके अंदर बताया गया है पुलिस शब्द की परिभाषा। पुलिस शब्द, ये पॉइंट आपने यहां से याद रखने हैं। ये चीजें मैंने करा दी आपको। किसी भी वैज्ञानिक अनुसंधान यानी कि रिसर्च की प्रक्रिया का सबसे पहला और बुनियादी चरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ये पूछा जा रहा है। नॉर्मली बात की जाए तो जो आपके अनुसंधान और रिसर्च हैं, वो आपके सिलेबस में मेंशन है, वहां से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये याद रखोगे आप। तो यहां पर पूछा जा रहा है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला चरण कौन सा है? पहले कौन सी प्रक्रिया को निभाया जाएगा? तो समस्या की पहचान करना, ये आ जाएगा पहला चरण। कुल चरण कितने हैं इसके अंदर? तो कुल 6 चरण होते हैं। और अंतिम चरण जो होता है, निष्कर्षों की रिपोर्ट तैयार करना, ये अंतिम होता है। तो याद रखोगे, अंतिम चरण जो है कौन सा है? ये 6ठा चरण आ जाएगा। ये पहला है, तो ये 6वां आ जाएगा, 6वां चरण। तो ये चीजें याद रखोगे, ये आपसे पूछी भी जाएंगी। और उसके साथ साथ कुछ रिसर्च पूछे जाएंगे। अनुसंधान केंद्र, जैसे गन्ना अनुसंधान केंद्र, जैसे पूछा जाएगा आपसे गन्ना अनुसंधान केंद्र, गन्ना अनुसंधान केंद्र, गन्ना, उसके साथ बता देता हूं ये केंद्रीय स्तर पर है। औषधि
और उसके साथ साथ आ जाएगा विश्व अनुसंधान केंद्र। ये तीनों के तीनों आपको कहाँ मिलने वाले हैं? तो ये मिलने वाले हैं लखनऊ, लखनऊ के अंदर। इसको लिख देते हैं अनुसंधान, अनुसंधान, ठीक है, अनुसंधान। वहीं पूछा जाए चावल अनुसंधान, चावल, चावल अनुसंधान केंद्र, संधान, ये कहां पर आ जाएगा? ये कटक के अंदर आएगा, उड़ीसा, उड़ीसा। ये पॉइंट आप याद रखोगे। वहीं तीसरा पूछा जाएगा आपसे पेट्रोल, पेट्रोलियम, ठीक है, अनुसंधान रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो ये देहरादून के अंदर है, देहरादून ये है। और देखिए बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको नॉर्मली नहीं कराई हैं, वन लाइनर करके हैं, तो वो मैं आपको इसी तरह से कराता रहूँगा हर क्लास के अंदर। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपसे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दिवस वगैरह से पूछी जाएंगी, वो मैं आपको इसी फॉर्मेट में कराता रहूँगा। तीसरा पूछा जाएगा, चौथा यहाँ पर पूछा जाएगा आलू अनुसंधान केंद्र, आलू अनुसंधान संधान केंद्र, ये कहाँ पर है? तो ये आ जाएगा शिमला के अंदर, शिमला के अंदर। ये याद रखोगे। पांचवा याद रखोगे दलहन, दलहन अनुसंधान, दलहन अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है? तो ये आ जाएगा कानपुर के अंदर। कितने पॉइंट आपको याद रखने हैं यहाँ से? अनुसंधान और रिसर्च का ये बेसिक क्वेश्चन था जो मैंने कराया आपको, और ये आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर, नोबेल पुरस्कारों के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कौन कौन से हैं? विचार करिए जरा। इसका आंसर आप खुद अपने माइंड में सोचिए कि कौन कौन से सही हैं और कौन कौन से गलत हैं, कौन कौन से सही हैं और कौन कौन से गलत हैं, ये आप खुद सोचिए। देखिए नोबेल पुरस्कारों की जो शुरुआत है 1901 में की गई थी। हाँ बिल्कुल सही है, 1901 में ही की गई थी। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना जो है ये 29 जून 1900 ईस्वी में की गई थी, बिल्कुल सही है। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 ईस्वी में डायनामाइट का आविष्कार किया था। हाँ बिल्कुल सही है। शुरुआत में नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते थे, ऐसा सही है? नहीं, ये सही नहीं है। पहले ये जो दिए जाते थे 5 क्षेत्रों के अंदर दिए जाते थे, क्षेत्रों में दिए जाते थे। और 5 क्षेत्र कौन कौन से थे? तो ये थे साहित्य, शांति, भौतिकी, चिकित्सा और रसायन। बाद में जो है इसके अंदर मैंने जो नोबेल पुरस्कार वाली क्लास कराई थी उसमें बताया है कि अर्थशास्त्र जो पुरस्कार है उसकी घोषणा 1968 में की गई, और 1969 है उसमें पहला जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो वर्तमान में कितने उसमें दिए जाते हैं? वर्तमान वर्तमान में कितने दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों के अंदर दिए जाते हैं, ये आपने याद रखना है। रेगनर फ्रेशर जो है, रेगनर फ्रेशर, रेगनर फ्रिस जो है, याद रखना पहले अर्थशास्त्र का, अर्थशास्त्र शास्त्र का पहला अर्थशास्त्र का, इसको पहले नहीं लिखेंगे तो इसको लिखेंगे पहला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, पुरस्कार ये याद रखना है। पहला नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये दिया गया है रेगनर नर फ्रिस्को, फ्रिस, रेगनर फ्रिस्को दिया गया है 1969 ईस्वी में। यहाँ से और क्या चीज पूछी जाएगी आपसे? आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम भारतीय, प्रथम भारतीय, प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर, टैगोर इनका नाम याद रखना। इनसे 2 पॉइंट और याद रखना, 1913 ईस्वी में मिला था, और गीतांजलि, गीतांजलि के लिए दिया गया था। गीतांजलि इनकी रचना थी, पुस्तक थी, जिनके लिए इनको साहित्य का नोबेल, कौन सा? साहित्य का नोबेल, नोबेल पुरस्कार जो है ये दिया गया था। ये पॉइंट याद रखना है। वहीं पूछा जाए सबसे कम उम्र की, सबसे सबसे कम उम्र की महिला, महिला पूछेगा कौन थी? तो ये थी
मलाला यूसुफजाई, यूसुफजाई, ये नाम याद रखोगे। वहीं पूछा जाए दो बार नोबल, नोबेल जो है 2 बार नोबेल पुरस्कार, पुरस्कार पाने वाली, पाने वाली महिला, महिला पूछेगा कौन रही हैं, तो ये रही हैं मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी, क्यूरी, ठीक है। और ये ऐसी महिला थी जो 2 अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, और जो फिजिक्स है और केमिस्ट्री दोनों में ही इन्होंने प्राप्त किया है। ये क्वेश्चन आप यहाँ से याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाएगा 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक है। अजैविक घटक, देखिए घटक जो होते हैं, घटक घटक 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जैविक और दूसरे होते हैं अजैविक, 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 ये याद रखोगे। जैविक घटक वे होते हैं जो मतलब जिन जो सजीव होते हैं, और अजैविक निर्जीव होते हैं। ये सजीव होते हैं, सजीव, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, ये निर्जीव होते हैं, निर्जीव, जिनके अंदर कोई जान प्राण नहीं होती। अब क्वेश्चन में पूछा गया है क्या पशु के अंदर जान प्राण होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं। सूक्ष्म जीव, इनके अंदर भी प्राण होते हैं। मृदा तापमान, और उसके साथ साथ आपने याद रखना है पानी, उसके साथ साथ सूर्य का प्रकाश, प्रकाश, ये आप याद रखोगे। और भी ऐसी सारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं जिनके अंदर जान प्राण नहीं होते, वे किस में रखे जाएंगे, अजैविक घटक में। और ये क्वेश्चन जो रखा है मैंने पर्यावरण का क्वेश्चन रखा है, बेसिक डिटेल से रखा है। जैसे जैसे क्लासें बढ़ेंगी बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। मनुष्य क्या है, ये क्या है, ये जैविक घटक है। तो इसका आंसर आप मार्क करोगे कि मृदा और तापमान जो है वे क्या हैं, अजैविक घटक हैं। ये चीज़ याद रखोगे। मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीव जो हैं ये जैविक घटक में, तापमान, जल, वायु, सूर्य का प्रकाश और खनिज संसाधन जो हैं ये अजैविक घटक में हम रखते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा भरोसेमंद स्रोत बनकर संवेदनशील, जो संवेदनशील जानकारी है जैसे यूजर का नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड चुराने का प्रयास या धोखाधड़ी वाला कार्य क्या कहलाता है, फिर आपने मार्क करना है, ये कहलाता है फिशिंग। जो मैंने साइबर अपराध की क्लास ली थी उसमें बहुत अच्छे से आपको समझाया भी था, ठीक है। मालवेयर क्या होता है, ये होता है वायरस, ये एक प्रकार का वायरस होता है। ट्रोजन जो होता है, ट्रोजन हॉर्स भी कहते हैं इसको, ये सेम कॉपी होती है, सेम कॉपी। सेम कॉपी कैसे, हूबहू दिखने वाला ऐसा ही सेम प्रोग्राम यदि आप उसको डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो या उस पर क्लिक करते हो तो फिर आपके कंप्यूटर में वो जो है वायरस लेकर आता है। ऐसा प्रोग्राम क्या कहलाता है, ट्रोजन हॉर्स, सेम कॉपी होती है। मालवेयर नॉर्मली ये वायरस ही होता है। हैकिंग 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं ब्लैक हैट और एक होते हैं वाइट हैट, ठीक है। ये याद रखना है, वाइट हैट, ब्लैक हैट, ये 2 होते हैं। वाइट हैट सही इंटेंशन से काम करते हैं, सरकार की उपस्थिति में सरकार के लिए सही कार्य करते हैं, सही इंटेंशन, ठीक है, वाइट हैट का होता है। ब्लैक हैट जो होते हैं ये नॉर्मली किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए काम करते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। दोनों चीज़ें आपके याद रखनी है। वही बात की जाए स्पैम मेल, ये क्या मेल होते हैं, तो अनचाहे विज्ञापन या हानिकारक लिंक वाले जिनसे सबसे ज़्यादा जो कंप्यूटर के अंदर वायरस आता है वो स्पैम मेल से ही आता है, ये आपने याद रखना है। फिशिंग बता चुका हूँ, फिशिंग क्या होता है, फर्जी लिंक, वेबसाइट या पासवर्ड जिससे बैंक डिटेल की चोरी करी जा सकती है या आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और फिशिंग के कई सारे प्रकार हैं, ठीक है। यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि बताने लग गया तो क्लास वैसे ही लंबी होती जा रही है, फिर और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। साइबर बुलिंग की बात की जाए तो ऑनलाइन किसी को परेशान करना, गाली गलौज करना और धमकी देना साइबर बुलिंग कहलाता है। वहीं बात की जाए साइबर स्टॉकिंग जो है ये क्या कहलाता है, किसी को लगातार ऑनलाइन ट्रैक करना, उसका पीछा करना और परेशान करना साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। डेटा डिलीटिंग जो है कंप्यूटर डेटे में छिपकर बदलाव करना, आपने कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा रखा, उसके अंदर जो भी डेटा है जिस तरह से रखा था उसको चेंज कर दिया, या आपकी प्रोफाइल पिक्चर जो है, मान लीजिए सोशल मीडिया साइट है,
उसको ही पूरा का पूरा चेंज कर दिया, उसको क्या कहलाया जाएगा, डेटा डिडलिंग। ट्रोजन हॉर्स मैं अभी बता चुका हूँ, किसी उपयोगी फाइल के रूप में छिपा हुआ मालवेयर। हो सकता है वो फाइल बिल्कुल देखने में आपको सही लग रही हो, लेकिन होगी गलत इंटेंशन से। ये पॉइंट आपने याद रखना है। नेक्स्ट की बात की जाए तो भारत में वस्तु एवं सेवा कर 13 क्वेश्चन तक ही पहुंच पाए हैं अभी, और तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं, 40 क्या 45 मिनट हो चुके हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथन एक कहा गया है, जीएसटी में जो है 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत के अंदर लागू की गई थी। कनाडा के दोहरे मॉडल का ये इसके अंदर इंक्लूड की गई है या उस पर आधारित है। पूछा जा रहा है कि जीएसटी एक प्रत्यक्ष कर है और फ्रांस विश्व का पहला देश है जिसने जीएसटी को लागू किया था। तो नॉर्मली बात की जाए 1 जुलाई 2017 को ही लागू की गई थी। कनाडा के दोहरे मॉडल पर आधारित है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, ये गलत है। ये जो है ये प्रत्यक्ष कर है, ये अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर ये याद रखना है, अप्रत्यक्ष कर है यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। फ्रांस विश्व का पहला देश है, हालांकि ये सही है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो है कथन ये गलत हो जाएगा। फ्रांस विश्व का पहला देश है जिसने 1954 ईस्वी में जीएसटी को लागू किया था। तो ये याद रखनी है। भारत के अंदर बता दी। इसके लिए पूछा जाता है बिल नंबर। बिल जो है, बिल कौन सा आता है, तो 122वां जो है संविधान संशोधन बिल आता है। 122वां संविधान संशोधन बिल, संशोधन बिल ये आता है। ठीक है, ये याद रखोगे। उसके साथ संविधान संशोधन कौन सा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कौन से नंबर का है, 10101, 101वां है। तो भारत के संविधान के अंदर कौन से नंबर का संविधान संशोधन हुआ है जीएसटी को लेकर, 101वां। सिफारिश किसने की थी इसकी, सिफारिश पूछेगा किसने की थी, तो ये की थी विजय केलकर समिति। जो समिति है उसकी सिफारिश पर की गई थी, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर की गई थी। मॉडल किसका था ये, तो मॉडल यहाँ पर पूछा जाता है किस व्यक्ति ने इस मॉडल को तैयार किया था। मॉडल ये किया था आपका असीम दास गुप्ता, इनके द्वारा तैयार किया गया था। ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट आपसे यहाँ पूछे जाते हैं। जैसे जैसे और क्वेश्चन आएंगे तो और क्लास में कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, भारत में अब तक कुल कितनी बार विमुद्रीकरण हो चुका है। तो भारत में 3 बार विमुद्रीकरण हो चुका है। और कब कब हुआ है, 1946 ईस्वी में हुआ है, नंबर 1। दूसरा हुआ है 1978 ईस्वी में, और तीसरा हुआ है 2016 में। ये याद रखोगे, डेट के साथ याद रखने हैं। जीएसटी वाली क्लास मैंने शायद अभी नहीं कराई, करा दूंगा, लेकिन ये आपके प्रैक्टिस सेटों से अलग भी आपको क्लासें मिलती रहेंगी, क्योंकि ये महीना मैंने आपके लिए निकाला है। इस महीने में आपको अच्छे से क्लासें बढ़ाऊंगा आपकी। ठीक है, तो नॉर्मली बात की जाए, ये जो थे आपके 1946 और 1978 में जो है 1000, 5000 और उसके साथ साथ जो 10,000 हैं उसके नोटों को बंद किया गया था। बंद कहोगे कि 10,000 का नोट भी 5,000 का नोट भी चलता था। कहोगे कि अब ये 1000 के 2 बार कैसे बंद किए गए, क्योंकि इन्हीं नोटों को जो है 1954 में पहली बार प्रारंभ किया गया था। मतलब कि 1946 में इन नोटों को जो है देखिए बंद किया जाता है और उसके बाद फिर से चालू किया जाता है 1954 में। 1954 में हुए दोबारा से चालू नोट जो है 1978 में फिर से बंद कर दिए जाते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। यहाँ पर पूछा जाता है गवर्नर से क्वेश्चन बनते हैं। गवर्नर आरबीआई के 1946 में कौन थे, तो ये थे सीडी देशमुख जी थे। ये याद रखोगे। यहाँ पर गवर्नर कौन थे, तो यहाँ पर थे आईजी पटेल।
ये याद रखोगे। और यहाँ पर जो थे, यहाँ पर जो गवर्नर थे आपके, ये थे उर्जित उर्जित पटेल। ये पॉइंट आपने याद रखना है। यहाँ पर वित्त मंत्री भी पूछा जाता है। 2016 में कौन थे वित्त मंत्री? ये थे अरुण अरुण जेटली जी। अरुण जेटली जी, ये पॉइंट याद रखोगे। बाकी सारी डिटेल में आपको जब ये पॉइंट आएंगे तब करा दूंगा। किसी एशियाई देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर पहले हमला न करने पर संधि भारत एक हस्ताक्षर करता है। किसके साथ ऐसा है कि हम पहले हमला नहीं करेंगे परमाणु बम का, पहले आप करोगे तो हम करेंगे। ऐसी संधि किसके साथ है? तो ऐसी संधि है पाकिस्तान के साथ। दूसरी संधि कौन सी है? तो ये है सिंधु समझौता। समझौता किस देश के साथ है? तो ये भी 1960 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारत और पाकिस्तान के साथ है। दूसरा याद रखना है, हाल ही के करंट के मैं वो बताता हूं समझौते, करंट अफेयर्स में कौन सा रखना है? फ्री ट्रेड के लिए समझौता जो हुआ है, फ्री ट्रेड, ठीक है ना। फ्री ट्रेड के लिए एक समझौता तो हुआ है भारत प्लस यूरोपीय यूनियन के साथ हुआ है। दूसरा समझौता जो हुआ है भारत का ओमान के साथ हुआ है, ओमान। और फ्री ट्रेड क्या होती है कि हम आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, आप हमारे ऊपर टैक्स न लगाना, एक दूसरे के साथ हम फ्री ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा समझौता हुआ है। परमाणु की बात आती है तो इसके लिए यूज होता है यूरेनियम। और यूरेनियम के भंडारण, क्योंकि लड़ाई जो है परमाणु की ही है, यूरेनियम के भंडारण जो है ये कहाँ पर है? सर्वाधिक जो विश्व में है, विश्व के अंदर आ जाएगा कजाकिस्तान जो है विश्व में पहला है। और दूसरा आ जाएगा भारत में कहाँ है? तो आंध्रा के अंदर है। ये पॉइंट याद रखोगे। और एक यहाँ पर खान आती है, खान बहुत पूछी जाती है यूरेनियम की खान कौन सी? जादूगोड़ा की खान। ये कहाँ है? तो ये झारखंड के अंदर है, झारखंड। ये पॉइंट भी आप याद रखोगे। वही बात की जाए जो यूरेनियम है, इसके लिए यूज होता है यूरेनियम 235। इसको कंप्रेस किया जाता है, जो इसके अंदर से परमाणु जो हमारे रिएक्टर होते हैं उनमें यूज किया जाता है यूरेनियम 235। ये याद रखोगे। क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक जो होता है यूरेनियम का, ये होता है 92। इतने पॉइंट याद रखोगे। ये चीज़ें मैं आपको करा चुका हूँ। उसके बाद आ जाएगा विश्व की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? पेनिसिलिन की खोज जो की गई है, ये की गई है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। एडवर्ड जेनर जो है, इनके द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई थी, टीके की खोज। लुई पास्चर जो है, इनके द्वारा रैबीज जो है इसकी खोज की गई थी, रैबीज। जोनास साल की बात की जाए तो इनके द्वारा पोलियो का जो टीका है इसकी खोज की गई थी, पोलियो के टीके की खोज। ये पूछे जाते हैं। अनुसंधान और खोज से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आगे बात की जाए, उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग के अंतर्गत उच्च प्राधिकारी कौन होता है? तो जो प्राधिकारी हैं उनकी रैंक भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। ये हो जाएंगे राजस्व सचिव। जिले पर कौन हो जाएगा? जिले पर हो जाएगा डीएम। तो यह आ जाएगा जिले पर उच्च प्राधिकारी।
ठीक है। जिले पर उच्च प्राधिकारी, ये आ जाएगा तहसील पर। तहसील पर क्या हो जाएगा, उच्च प्राधिकारी। वहीं पुलिस का आ जाएगा, पुलिस का पूछा जाएगा, पुलिस, पुलिस का उच्च प्राधिकारी। ठीक है, कहां पर, जिले स्तर पर। जिले पर, जिले पर कौन होता है, फिर एसपी होता है। वहीं राज्य में पूछा जाए, राज्य में पुलिस का प्रमुख, प्रमुख कौन होता है, हेड कौन होता है, फिर हो जाएगा डीजीपी। डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और यहाँ से ही जो है देखिए, हमारी क्लास बंद हो चुकी थी और इस क्वेश्चन को मैं यहीं पर दोबारा से लाइव क्लास में आऊँगा। आज शाम को ही लाइव क्लास लेंगे, उसमें यहाँ से कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन छूट गया था, तो यहीं से कराऊँगा। तो ये 17 क्वेश्चन मैंने कराए हैं और तकरीबन 1 घंटे की क्लास हो चुकी है, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। जो और मैंने रिकॉर्डिंग क्लास करी है ये, और जो मैंने लाइव क्लास ली थी वो, बस थोड़ी सी चीज़ें चेंजेस करनी पड़ेगी। ऐसी स्क्रीन नहीं है नॉर्मल, बहुत सारी चीज़ें और मैसेज पढ़ने के लिए साइड में जाना पड़ता है, तो वो चीज़ें आप मैनेज करिए। भविष्य में सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप लोगों का केवल साथ चाहिए। कंटेंट में कोई कमी नहीं है, पढ़ाने में हो सकता है मैं औरों की तरह ना पढ़ाता हूँ, आपके साथ इस तरह की मजाक मस्ती ना होती हो, लेकिन फिर भी कंटेंट और जो चीज़ें मैंने दी हैं वे आपके एग्ज़ाम को इफ़ेक्ट करेंगी और आपके लिए उपयोगी। मिलता हूँ शाम को फिर दोबारा से लाइव क्लास में, इसी क्लास को कंटिन्यू करके।